नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल सनवाल क्लासेस फॉर उत्तराखंड में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, ये चल रही है हमारी उत्तराखंड पुलिस रिटर्न एग्जाम के लिए उत्तराखंड जीके मिक्स वन लाइनर सीरीज। और इस सीरीज में हम प्रत्येक दिन 50 महत्वपूर्ण उत्तराखंड के प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। तो आइए प्रारंभ करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है कि यहाँ पर जो प्रमुख पत्र पत्रिकाएँ जिनका प्रकाशन किया गया, तो उनके संपादक और ये कब इनका प्रकाशन प्रारंभ हुआ। तो सबसे पहले है अभय पत्रिका। तो अभय पत्रिका का प्रकाशन 1922 से प्रारंभ हुआ और ये इसके संपादक थे विचारानंद सरस्वती। तो विचारानंद सरस्वती क्या थे, इसके संपादक रहते हैं और इसका प्रकाशन प्रारंभ हुआ 1922 से। तो कई बार एग्ज़ाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाते हैं कि कौन सी पत्रिका का प्रकाशन कब किया गया या इसके क्या है संपादक कौन रहे। तो ये आपको ध्यान रखना है। अभय पत्रिका का प्रकाशन होता है 1922 में और इसके संपादक कौन थे, विचारानंद सरस्वती। अगला प्रश्न है या अगले जो हमारी पत्रिका है कुमाऊं कुमुद। तो कुमाऊं कुमुद इसका प्रकाशन होता है 1925 में और इसमें जो संपादक थे प्रेम बल्लभ बसंत कुमार या देवेंद्र प्रताप जोशी। कौन कौन थे, प्रेम बल्लभ बसंत कुमार और देवेंद्र प्रताप जोशी क्या थे, इसके संपादक या अध्यक्ष मंडल में शामिल थे। ये इसका प्रकाशन 1925 में। अगला प्रश्न है या अगला हमारी वो पत्र पत्रिका है 1935 में समता, इसका प्रकाशन होता है और हरिप्रसाद टमटा क्या है, इसके संपादक रहते हैं। समता 1935 ईस्वी। नेक्स्ट है स्वाधीन प्रजा। स्वाधीन प्रजा का संपादन होता है 1930 से और 33 तक। तो इसके संपादक कौन रहते हैं, विक्टर मोहन जोशी क्या रहते हैं, इसके संपादक रहते हैं। अगला है जागृत जनता। तो जागृत जनता 1939 में इसका प्रकाशन होता है और पीताम्बर दत्त पांडे क्या रहते हैं, इसके संपादक रहते हैं। नेक्स्ट है करम भूमि। करम भूमि 1939 में इसका प्रकाशन होता है और भैरव दत्त धुलिया और भक्त दर्शन के नेतृत्व में क्या है, इसका प्रकाशन प्रारंभ होता है और ये संपादक रहते हैं। अगला है युगवाणी। युगवाणी का प्रकाशन होता है 1947 में और कहीं कहीं यह आपको 1942 भी मिलेगा, लेकिन आपको क्या रखना है ध्यान, 1947 में इसका प्रकाशन होता है युगवाणी का। और भगवती प्रसाद पांथरी और गोपेश्वर कोठियाल क्या रहते हैं, इसके संपादक रहते हैं। तो 1947 में युगवाणी का प्रकाशन प्रारंभ होता है। अगला है पर्वतीय। तो यह क्या है, प्रथम हिंदी दैनिक पत्र है और यह 1953 से प्रकाशित होता है और इसके संपादक रहते हैं विष्णु दत्त उनियाल। और यह कहाँ से प्रकाशन होता है, इसका नैनीताल से। और इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है कि कुमाऊं परिषद की बैठक तथा उसके अध्यक्ष। तो कुमाऊं परिषद क्या है, उत्तराखंड में एक महत्वपूर्ण टॉपिक है यूके SSS का। तो आपको ध्यान रखना है कि कुमाऊं परिषद से लगातार प्रश्न बनते हैं। तो इसके जो 6 अधिवेशन होते हैं उनमें देखते हैं कौन कौन से और कहाँ कहाँ हुए और इनके अध्यक्ष कौन थे। पहली बैठक होती है इसकी 1917 में, 1916 में इसका गठन होता है और 1917 में इसकी पहली बैठक होती है, यह होती है अल्मोड़ा में। तो कुमाऊं में इसका गठन होता है तो अल्मोड़ा में ही इसका क्या होगा, पहली बैठक आयोजित की जाती है। तो इसके अध्यक्ष रहते हैं जयदत्त जोशी, ये पूर्व डिप्टी कलेक्टर रहते हैं। तो इनकी अध्यक्षता में पहला अधिवेशन क्या होता है, पहला अधिवेशन संपन्न होता है अल्मोड़ा में। तो पहली बैठक 1917 अल्मोड़ा और अध्यक्ष कौन है, जयदत्त जोशी। दूसरी बैठक 18 में कहाँ होगी, हल्द्वानी, और इसके अध्यक्ष रहते हैं तारादत्त गैरोला। तो दूसरी बैठक 1918 हल्द्वानी में आयोजित की जाती है और अध्यक्ष रहते हैं तारादत्त गैरोला। तीसरी बैठक 1919 गढ़वाल में कोटद्वार में और एकमात्र यह अधिवेशन रहता है जो गढ़वाल में आयोजित किया जाता है। तीसरा अधिवेशन 1919 में कहाँ होता है, कोटद्वार में, और इसकी अध्यक्षता कहते हैं राय बहादुर बद्रीदत्त जोशी क्या है, इसकी अध्यक्षता करते हैं। चौथी बैठक आयोजित की जाती है 1920 में और यह की जाती है काशीपुर में। कहाँ की जाती है, काशीपुर में, और इसके अध्यक्ष रहते हैं हरगोविंद पंत। कौन रहते हैं, हरगोविंद पंत।
और इस बैठक में जो कुली बेगार पर क्या था, मुख्य विषय इस बैठक का रहता है कुली बेगार, क्योंकि हम देखते हैं कि 1921 में एक बड़ा आंदोलन होता है और कुली बेगार न देने की शपथ ली जाती है सरयू नदी के तट पर। तो 20 में क्या रहता है, हरगोविंद पंत अध्यक्ष बनते हैं और कुली बेगार क्या रहता है, मुख्य विषय रहता है। यानी एक जमीन तैयार होती है इस अधिवेशन से कुली बेगार आंदोलन के लिए। पांचवी बैठक होती है 1923 में, ये होती है टनकपुर में और इसकी अध्यक्षता करते हैं बद्रीदत्त पांडे। कौन करते हैं, बद्रीदत्त पांडे रहते हैं। और इसकी छठवीं और अंतिम बैठक होती है 1926 में गनियाधौली अल्मोड़ा में और इसकी अध्यक्षता करते हैं मुकंदी लाल। तो उसके बाद 1926 में क्या हो जाता है, ये कांग्रेस में शामिल हो जाता है। 16 में स्थापना और 26 में क्या हो जाता है, ये शामिल हो जाता है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है कि भैरव झाप पहाड़ उत्तराखंड के किस जिले में है। तो भैरव झाप पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं उत्तराखंड में, तो ये स्थित हैं उत्तरकाशी में। तो भैरव झाप पहाड़ी कहाँ है, उत्तरकाशी जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है कि मनसा बुग्याल किस जनपद में स्थित है। तो मनसा बुग्याल है रुद्रप्रयाग में। तो ये आपको ध्यान रखने कुछ इस प्रकार के जो प्रश्न रहते हैं, कई बार ये आयोग क्या करते हैं, ऐसे प्रश्न उठा लेता है। तो आपको ध्यान रखने हैं कि मनसा बुग्याल कहाँ स्थित है, रुद्रप्रयाग में। कहाँ स्थित है मनसा बुग्याल, रुद्रप्रयाग में। अगला प्रश्न है कि शेरशाह को हेनरी रैमजे ने कहाँ नज़रबंद किया था। तो शेरशाह को हेनरी रैमजे द्वारा नज़रबंद किया जाता है देहरादून में, क्योंकि सुदर्शन शाह की मृत्यु के बाद क्या होता है, उत्तराधिकार का प्रारंभ होता है, जिसमें जो शेरशाह रहते हैं वो क्या करते हैं, राजपाट हथियार लेते हैं। जबकि जो सुदर्शन शाह रहते हैं उन्होंने भवानी शाह को क्या किया था, अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। तो फिर हेनरी रैमजे क्या करते हैं, शेरशाह को देहरादून में कैद कर देते हैं। तो उनके द्वारा किया जाता है देहरादून में कैद। अगला प्रश्न है तिलु रौतेली पुरस्कार की शुरुआत कब होती है। तो उत्तराखंड में तिलु रौतेली पुरस्कार की शुरुआत होती है 2006 से। तो 2006 से लगातार क्या है, तिलु रौतेली पुरस्कार दिया जाता है ये महिलाओं को। अगला प्रश्न है कि नैना देवी हिमालय बर्ड कंजर्वेशन की स्थापना कब हुई। तो नैना देवी हिमालय बर्ड कंजर्वेशन की स्थापना होती है 2015 में और ये कहाँ की जाती है, ये नैनीताल में। तो नैनीताल में बनाया गया है नैना देवी हिमालय बर्ड कंजर्वेशन। अगला प्रश्न है कि चमोली के घाट नामक स्थान पर नंदाकिनी नदी का संगम होता है। तो चमोली में घाट नामक स्थान पर नंदाकिनी नदी का संगम होता है चुफुलिया नदी से। किस नदी से होता है, चुफुलिया नदी से इसका संगम होता है नंदाकिनी का। तो नंदाकिनी की सहायक नदी भी हो जाती है चुफुलिया और इसका संगम होता है घाट नामक स्थान पर। अगला प्रश्न हमारा कि पिंडर घाटी का अंतिम गांव का नाम क्या है। तो पिंडर घाटी में अंतिम गांव का नाम क्या है, खाती। क्या है, खाती नामक गांव है पिंडर घाटी का अंतिम गांव। अगला प्रश्न है कि गढ़वाल की कौन सी फिल्म कनाडा में प्रदर्शित हुई। तो गढ़वाल की सुमेरु धाम नामक फिल्म है जो कनाडा में भी क्या हुई, प्रदर्शित की गई। अगला प्रश्न है कि रामनगर नैनीताल को कब बसाया गया। तो रामनगर नैनीताल को बसाया जाने का जो श्रेय है वो जाता है हेनरी रैमजे को 1850 में। तो रामनगर नैनीताल को किसने बसाया, तो हेनरी रैमजे ने 1850 में। अगला प्रश्न है कि ब्रह्म कमल पर टिकट कब जारी हुआ। तो ब्रह्म कमल पर टिकट जारी होता है 1982 में। कब होता है, 1982। तो अब ब्रह्म कमल क्या है, उत्तराखंड का राज्य पुष्प भी है। अगला प्रश्न है कि मोनाल पर डाक टिकट कब जारी हुआ। तो यहाँ का क्या है, ये राज्य पक्षी है। तो मोनाल पर डाक टिकट जारी होता है 1975 में। तो मोनाल पर डाक टिकट कब जारी होता है, 1975 ईस्वी में। ये दोनों महत्वपूर्ण हैं, आपको ध्यान रखने हैं। अगला प्रश्न है कि राज्य में अंग्रेजों का कब्रिस्तान। तो अंग्रेजों का कब्रिस्तान नामक स्थान कहाँ है, तो यह किसे कहा जाता था। तो ये कहा जाता हरिद्वार को। तो हरिद्वार को अंग्रेजों का कब्रिस्तान भी कहा जाता था। अगला प्रश्न है कि जसपुर नगर का नामकरण किसके नाम पे हुआ।
तो जसपुर नाम का नगर का नामकरण किसने किया? जशोधन जोशी ने जसपुर के नाम से किया। तो जशोधन जोशी के नाम से क्या होता है? इसका नामकरण किया जाता है। अगला प्रश्न है कि जोराई बुग्याल कहाँ स्थित है? तो जोराई बुग्याल स्थित है टिहरी जिले में। तो जोराई बुग्याल कहाँ स्थित है? तो यह है टिहरी जिले में। बर्मी बुग्याल, तो बर्मी बुग्याल है रुद्रप्रयाग में। तो जोराई बुग्याल कहाँ स्थित है? टिहरी में, और बर्मी बुग्याल है रुद्रप्रयाग में। इसके बाद अगला प्रश्न हमारा कि अल्मोड़ा यानी रानीखेत व नैनीताल के वनों को किस अधिनियम के द्वारा संरक्षित घोषित किया गया? तो रानीखेत और नैनीताल के वनों को किस अधिनियम के द्वारा संरक्षित घोषित किया गया? तो ये किया गया, इसमें 1878 आएगा, तो 1878 के द्वारा। अगला प्रश्न है कि रॉलेट एक्ट के विरोध में राज्य में जनसभा का आयोजन किया गया था। तो रॉलेट एक्ट के विरोध में राज्य में जनसभा का आयोजन किया जाता है चोरगलैया। कहाँ किया जाता है? चोरगलैया में, नैनीताल में। अगला प्रश्न है कि रॉलेट एक्ट के विरोध में अप्रैल 1919 में आयोजित जनसभा में अभिभाषण किसने किया था? तो रॉलेट एक्ट के विरोध में अप्रैल 1919 में आयोजित जनसभा में अभिभाषण किया था, तो ये किया था गोविंद बल्लभ पंत द्वारा। तो किसने किया था? गोविंद बल्लभ पंत द्वारा नैनीताल में चोरगलैया में आयोजित की जाती है सभा, और इसमें भाषण दिया था गोविंद बल्लभ पंत जी ने। अगला प्रश्न है कि लोसर चमोली जिले में देव यात्रा के रूप में मनाया जाने वाला एक प्रकार का क्या है? ये क्या है? एक लोक नाट्य है। अगला प्रश्न है कि ओबलिया, ओबलिया क्या है? पिथौरागढ़ में पूजा जाने वाला क्या है? एक लोक देवता है। तो ओबलिया क्या है? पिथौरागढ़ में पूजे जाने वाला एक लोक देवता। अगला प्रश्न है कि मंत्र शक्ति से लौह को भस्म कर देने वाला व्यक्ति है। तो मंत्र शक्ति से लौह को भस्म कर देने वाला व्यक्ति है श्री वल्लभ उपाध्याय। ये अल्मोड़ा जिले से संबंधित है, श्री वल्लभ उपाध्याय। अगला प्रश्न है कि वह चंद राजा जो चरवाहों से राजा बना। तो ऐसा चंद शासक जो क्या है? चरवाहे से राजा बनता है, तो वो रहता है बाज बहादुर चंद। बाज बहादुर चंद क्या बनता है? चरवाहे से राजा बनने वाला एकमात्र शासक रहता है। अगला प्रश्न है कि 5 राजाओं को बारी बारी से गद्दी पर बिठाने और उतारने वाला अर्ल ऑफ वारविक कौन है? तो अर्ल ऑफ वारविक कहा जाता है हर्षदेव जोशी को। तो इसने क्या किया था? 5 चंद राजाओं को बारी बारी से क्या है? गद्दी पर बिठाया और उतारा। तो ये कहा जाता है हर्षदेव जोशी को, और इसे कुमाऊं का चाणक्य भी कहते हैं। 1747 से 1815 अल्मोड़ा में। अगला प्रश्न है एक खोखरी से दुश्मन की सेना की टुकड़ी का सिर कलम कर देने वाला वीर पुरुष। तो एक खोखरी से दुश्मन की सेना की टुकड़ी के सिर कलम कर देने वाला वीर गोरखा पुरुष। तो आंग्ल गोरखा युद्ध में ये किया जाता है शीशराम सकलानी द्वारा, और ये सकलाना टिहरी में किया जाता है। तो आंग्ल गोरखा युद्ध में क्या किया जाता है? एक खोखरी से दुश्मन की टुकड़ी के सिर कलम कर देने वाला वीर कहा जाता है शीशराम सकलानी। अगला प्रश्न है कि अंग्रेज मुसोलिनी कहते थे तथा जनता क्या कहती थी? टाइगर ऑफ कुमाऊं। तो अंग्रेज मुसोलिनी और जनता क्या कहती है? टाइगर ऑफ कुमाऊं कहती थी। तो ये थे हर्षदेव ओली 1890 से 1940। तो यानी कुमाऊं का मुसोलिनी और जनता क्या कहती थी? टाइगर ऑफ कुमाऊं। तो अगला प्रश्न है कि मशीन गन के मुंह पे बांधकर किस क्रांतिकारी को उड़ा दिया गया? तो ये थे मंगू सिंह 1895 से 1930। तो मंगू सिंह क्या है? इनको मशीन गन के मुंह पर बांध के उड़ा दिया गया। अगला प्रश्न है कि 10 बार जेल की यात्रा करने वाले स्वाधीनता संग्राम सेनानी। तो 10 बार जेल की यात्रा करने वाले स्वाधीनता संग्राम सेनानी कौन थे? तो ये थे सकलानंद डोभाल। तो सकलानंद डोभाल के द्वारा क्या किया गया था? 10 बार जेल की यात्रा की गई थी। अगला प्रश्न है काला पानी की सर्वाधिक लंबी सजा यानी 20 वर्ष पाने वाले क्रांतिकारी। तो काला पानी की सर्वाधिक लंबी सजा भुगतने वाले क्रांतिकारी थे इंद्र सिंह। कौन थे? इंद्र सिंह थे।
1906 से 1952 क्या है इनका जीवन काल रहा। अगला प्रश्न है हिटलर के व्यक्तिगत चिकित्सक थे, तो हिटलर के व्यक्तिगत चिकित्सक कौन थे? धर्मानंद केशरवानी। तो हिटलर के व्यक्तिगत चिकित्सक थे धर्मानंद केशरवानी। अगला प्रश्न है टिहरी को क्रांतिकारी आज़ाद सरकार में केवल 3 दिन प्रधानमंत्री रहे। तो टिहरी में जो क्रांतिकारियों द्वारा आज़ाद सरकार की स्थापना की जाती है तो उसमें 3 दिन प्रधानमंत्री रहे दादा दौलत राम, 1891 से 1960। तो ये कहाँ रहते हैं? टिहरी में। अगला प्रश्न है कि जेल यात्रा करने वाले पहले स्वतंत्रता सेनानी। तो जेल की यात्रा करने वाले पहले स्वतंत्रता सेनानी रहते हैं श्यामलाल शाह मंगोला। ये कहाँ के रहते हैं? बागेश्वर के श्यामलाल शाह मंगोला। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड में जन्मा नोबेल पुरस्कार विजेता। तो उत्तराखंड में जन्मा नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे? सर रोनाल्ड रॉस, 1857 अल्मोड़ा में उत्तराखंड में जन्मा नोबेल पुरस्कार विजेता। अगला प्रश्न है जीरो बेस बजटिंग के लिए चर्चित व्यक्ति। तो जीरो बेस बजटिंग के लिए चर्चित व्यक्ति कौन है? प्रेमलाल जोशी गढ़वाल। प्रेमलाल जोशी क्या है? ये गढ़वाल से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है पिथौरागढ़ के खड़गेश्वर मंदिर की स्थापना किसने की? तो पिथौरागढ़ के खड़गेश्वर मंदिर की स्थापना अस्कोट के रजवाड़ों द्वारा की जाती है। तो पिथौरागढ़ में खड़गेश्वर मंदिर है और जिसकी स्थापना किसके द्वारा की जाती है? अस्कोट के रजवाड़ों द्वारा। और शासक के नाम की बात करें तो शासक रहता है खड़गपाल। शासक कौन रहते हैं? खड़गपाल अस्कोट के रजवाड़ रहते हैं और इसके द्वारा स्थापना की जाती है खड़गेश्वर मंदिर की। अगला प्रश्न है कि यमुनोत्री मंदिर का शीतकालीन आवास किन नदियों के संगम पर स्थित है? तो यमुना नदी का शीतकालीन आवास है खरसाली और यह स्थित है हिरण्यबाऊ व यमुना के संगम पर। तो हिरण्यबाऊ और यमुना नदी के संगम पर स्थित है यमुनोत्री मंदिर का शीतकालीन आवास खरसाली। अगला प्रश्न है कि वाराही संहिता वायु पुराण में केदारखंड को क्या कहा गया है? तो वाराही संहिता वायु पुराण में केदारखंड को क्या कहा गया है? तो ये कहा गया है खसमंडल। तो क्या कहा गया है वायु पुराण की वाराही संहिता में? तो खसमंडल कहकर संबोधित किया गया है गढ़वाल को। और केदारखंड भी क्या है? गढ़वाल का प्राचीन नाम है। अगला प्रश्न है कि गणकेश्वर मंदिर किस नदी के तट पर है? तो गणकेश्वर मंदिर है पिथौरागढ़ में काली नदी के तट पर। गणकेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? पिथौरागढ़ में और यह है काली नदी के तट पर। अगला प्रश्न है कि पश्चिमी रामगंगा नदी के किनारे आधुनिक कालागढ़ बांध के समीप एक टिले पर मध्यकालीन भवनों के खंडहर हैं। यह किसके शीतकालीन राजधानी हुआ करती थी? तो यह थी खैरागढ़। खैरागढ़ और यह पश्चिमी शाखा जो कत्यूर शासक थे उनकी क्या हुआ करती थी? राजधानी हुआ करती थी खैरागढ़। अगला प्रश्न है कि खोरिया उत्तराखंड की किस जनजाति समाज का एक वैवाहिक अनुष्ठान है? तो खोरिया नामक वैवाहिक अनुष्ठान है बोक्सा जनजाति। तो बोक्सा जनजाति का क्या है? वैवाहिक अनुष्ठान है खोरिया। अगला प्रश्न है कि गंडकी चंपावत की एक नदी है जो अपने उद्गम स्थल वनलेक से निकलकर लौह घाट के निकट क्या है? गौड़ी नामक स्थान पर किस नदी में मिल जाती है? तो ये मिलती है लोहावती में। किस में मिल जाती है? लोहावती नदी में मिल जाती है गंडकी नदी। अगला प्रश्न है कि कौन सा टिहरी शासक अंग्रेजों की मदद से गद्दी पर बैठा था? तो ये शासक थे भवानी शाह। और सुदर्शन शाह के बाद फिर क्या होता है? भवानी शाह को घोषित किया जाता है जिसमें शेरशाह विरोध करता है तो फिर उसको जो हेनरी रैमजे हैं वो क्या कर देते हैं? देहरादून में नज़रबंद कर देते हैं। अगला प्रश्न है उत्तराखंड में म्यूनता का संबंध है। तो उत्तराखंड में म्यूनता का संबंध म्यूनता कहा जाता है नदी पर बनाए गए अस्थायी पुल को। तो यह क्या है? एक स्थानीय नाम है। तो म्यूनता का संबंध किससे है? नदी पर बनाए गए अस्थायी पुल को क्या कहा जाता है? म्यूनता। अगला प्रश्न है कि स्वर्गभूमि प्रेस की स्थापना किसने की थी? तो स्वर्गभूमि प्रेस की स्थापना करते हैं महिषानंद द्वारा। किसके द्वारा की जाती है? महिषानंद द्वारा स्वर्गभूमि प्रेस की स्थापना की जाती है। अगला प्रश्न है सत्यवीर नामक पत्र कहाँ से निकलता था? तो सत्यवीर नामक पत्र निकलता था टिहरी से। कहाँ से निकलता था? टिहरी से।
अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड में अट्टा सट्टा प्रथा का संबंध किससे था? तो अट्टा सट्टा प्रथा क्या थी? ये है विवाह पद्धति थी। क्या थी? विवाह। अट्टा सट्टा प्रथा का संबंध किससे है? तो ये है विवाह से। अगला प्रश्न है कि 14 फेरे और 20 कन्या नामक रचनाएं किसकी हैं? 14 फेरे और 20 कन्या नामक रचनाएं किसकी हैं? तो ये हैं गौरापंत सिवानी की। तो गौरापंत सिवानी की रचनाएं हैं 14 फेरे और 20 कन्या। ये महत्वपूर्ण है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है उत्तराखंड में पहला भूमि बंदोबस्त किस शासक द्वारा करवाए गए? तो दोनों गढ़वाल और कुमाऊं में, दोनों में सर्वप्रथम जो भूमि बंदोबस्त करवाए गए तो वो करवाए गए रतन चंद के द्वारा। और आज का हमारा अंतिम प्रश्न है कि प्रथम कुमाऊनी कवि जो सुदर्शन शाह के दरबार में मूरख कवि के रूप में भी रहा करते थे। तो प्रथम कुमाऊनी कवि हैं जो सुदर्शन शाह के दरबार में मूरख कवि के रूप में रहते थे, तो ये रहे गुमानी पंत। तो लोक रतन गुमानी पंत क्या है? ये कुमाऊनी के प्रथम कवि भी माने जाते हैं और यह क्या कुछ समय क्या है सुदर्शन शाह के दरबार में मूरख कवि के रूप में भी रहे थे। तो ये थे आज के हमारे 50 प्रश्न। इसके साथ ही बने रहे चैनल के साथ। धन्यवाद।